हेलो बच्चों, माई सेल्फ डॉक्टर रज़ा। आज हम बायोलॉजी का रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम 12th से स्टार्ट करेंगे और रिवीजन में हम टोटल सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी कवर करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के हम अपना चैनल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो 12th की यूनिट है वो कौन सी यूनिट है? रिप्रोडक्शन। कौन सी यूनिट है बच्चों? रिप्रोडक्शन हम यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। और इसमें जो सबसे पहला चैप्टर होगा वो आपका होगा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो हर एक यूनिट के अंदर एक साइंटिस्ट है। इस यूनिट में एक साइंटिस्ट है पंचानन महेश्वरी जी। महेश्वरी, थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग। ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा ही पढ़ेंगे क्योंकि हम रिवीजन करेंगे तो रिवीजन में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये क्या थे? एक बॉटनिस्ट थे। एक पॉइंट तो आप लोगों को ये याद रखना है, पंचानन महेश्वरी बॉटनिस्ट हैं। इनका जो इंटरेस्ट था बॉटनी में वो स्पेशली किस में था? मॉर्फोलॉजी के अंदर। इनका जो इंटरेस्ट था वो किस में था? मॉर्फोलॉजी में। मॉर्फोलॉजी में इनका इंटरेस्ट था और इन्होंने इस्टेब्लिश्ड किया, क्या इस्टेब्लिश्ड किया? इस्टेब्लिश्ड किया इन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ कहाँ पर? दिल्ली के अंदर, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। जो आज की डेट में इम्पोर्टेंट सेंटर है, रिसर्च सेंटर है किसका? एम्ब्रियोलॉजी और टिश्यू कल्चर का। जो आज की डेट में इम्पोर्टेंट रिसर्च सेंटर है किसका? टिश्यू कल्चर एंड एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी का। इसके बाद हम एक दो पॉइंट और पढ़ लेते हैं। इनका जो वर्क था वो टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन को लेकर था। इनका जो वर्क था किस पर था? वो टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन एंड इंट्रा ओवेरियन पोलिनेशन। इंट्रा ओवेरियन पोलिनेशन जो इनका वर्क था वो किस पर था बच्चों? टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन एंड इंट्रा ओवेरियन पोलिनेशन पर। इसके अलावा इन्हें कुछ प्राइज से सम्मानित किया गया। वो कौन कौन से थे? एक तो आप लोगों को याद रखना है FRS, फेलोशिप ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन। दूसरा आप लोगों को याद रखना है INSA। क्या याद रखना है? INSA। INSA है इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी। नेशनल साइंस अकेडमी। ठीक है बच्चों, तो ये इनके लिए याद रखना है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है इसमें कि जो पहली टेक्स्ट बुक थी हायर सेकेंडरी एजुकेशन के लिए एनसीईआरटी की, वो इन्हीं के नेतृत्व में छापी गई थी 1964 में। एनसीईआरटी से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप लोगों को आंसर करना है पंचानन महेश्वरी। और ये किसके लिए थी? हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए। एनसीईआरटी 1964, ईयर इंपॉर्टेंट है, ईयर याद रखना है। तो इनके लिए सिर्फ इतना ही याद रखना है हम लोगों को कि पंचानन महेश्वरी एक बॉटनिस्ट थे। इनका जो रुझान था, जो इंटरेस्ट था वो किस में था? मॉर्फोलॉजी में। इन्होंने इस्टेब्लिश्ड किया डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर। टिश्यू कल्चर और एम्ब्रियोलॉजी जो आज की डेट में इंपॉर्टेंट रिसर्च सेंटर माना जाता है। इनका जो वर्क था वो टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन और इंट्रा ओवेरियन पोलिनेशन को लेकर था। इन्हें इन पुरस्कार से सम्मानित किया FRS, फेलोशिप ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन एंड INSA, इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी। और एनसीईआरटी की पहली जो बुक थी 1964 में, 1964 में, वो इन्हीं के नेतृत्व में छापी गई थी। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। एक बार चेक कर लो मैं सही दिख रहा है नहीं दिख रहा है। ओके, ठीक है बच्चों, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है आप लोगों को।
इसके बाद हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम आपको पता ही है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर हम बात करने वाले सबसे पहले लाइफ स्पैन के बारे में, थोड़ा स्पीड से पढ़ेंगे। लाइफ स्पैन, लाइफ स्पैन क्या होती है बच्चों? किसी भी ऑर्गेनिज्म की बर्थ से लेकर जो उसकी नेचुरल डेथ तक का जो पीरियड होगा उसे लाइफ स्पैन कहा जाता है। लाइफ स्पैन साइज पर डिपेंड नहीं करती है। कैसे नहीं करती है हम देख सकते हैं। अगर हम पैरट की बात करें और क्रो की बात करें तो पैरट और क्रो का साइज़ लगभग सेम होता है, लेकिन पैरट की एज आप लोग पढ़ोगे और पढ़ा भी होगा कि पैरट की एज क्रो के मुकाबले बहुत ज़्यादा होती है। आपने पढ़ा होगा कि इसकी 140 ईयर्स होती है और क्रो की कितनी होती है? 15 ईयर्स होती है, 15 ईयर्स। इसी तरीके से अगर हम बात करें पीपल के पेड़ की, जो पीपल ट्री होता है और मैंगो ट्री होता है, तो मैंगो ट्री के मुकाबले पीपल जो ट्री होता है उसकी लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा होती है। तो लाइफ स्पैन साइज पर डिपेंड नहीं करती है। कोई भी ऑर्गेनिज्म इमोर्टल नहीं होता, कोई भी ऑर्गेनिज्म इमोर्टल नहीं होता। नो इंडिविजुअल इज इमोर्टल, अमर नहीं होता एक्सेप्ट, ये याद रखना है आप लोगों को, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। जितने भी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, एक सेल के बने ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन्हें छोड़कर कोई भी इमोर्टल यानी कि अमर नहीं होता है। खैर ज़्यादा डिटेल में समझाने का टाइम नहीं है, रिवीजन की बात है, नहीं तो हम समझाते कैसे नहीं होता है, कैसे होता है। इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों कुछ एजेस की। वैसे तो एनसीईआरटी के अंदर बहुत सारी एजेस दी गई है, लेकिन हम कुछ इंपॉर्टेंट एज लिखेंगे बस यहाँ, जो हम लोगों को याद करनी है। बटरफ्लाई, फ्रूट फ्लाई, इसके अलावा क्रो, क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल के बाद बच्चों हम बात करेंगे टॉर्टोइस की, एंड लास्ट हम बात करेंगे पैरट की, अभी की भी थी हमने। तो इसमें इन्हीं की एज याद रखनी है आप लोगों को, और एज याद नहीं रखनी है। बटरफ्लाई की आपकी होती है 1 to 2 वीक्स, फ्रूट फ्लाई की होती है अराउंड 2 वीक्स। जेनेटिक्स में जब आप पढ़ोगे फ्रूट फ्लाई की इतनी ही थी है, अलग अलग बुकों के अंदर अलग अलग है, लेकिन आपको 2 वीक याद रखनी है। क्रो की 15 ईयर्स, क्रोकोडाइल की 60 ईयर्स, टॉर्टोइस की 100 to 150 ईयर्स एंड पैरट की 140 ईयर्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एजेस हैं जो आप लोगों को याद रखनी है। इसके बाद हम बात करते हैं जो चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग, रिप्रोडक्शन होता क्या है। रिप्रोडक्शन आप लोगों को पता है एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने बच्चों को जन्म देता है, वही रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो सिंपली हम क्या कह सकते हैं कि जो रिप्रोडक्शन है वो कॉन्टीन्यूटी बनाए रखता है, कॉन्टीन्यूटी बनाए रखता है स्पीसीज़ की। स्पीसीज़ की जो कॉन्टीन्यूटी बनाए रखे वही रिप्रोडक्शन प्रोसेस कहलाता है। इसमें होता क्या है, ये रिप्रोडक्शन किस बात पर डिपेंड करता है? कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे ऑर्गेनिज्म का हैबिटाट कैसा है, इसके अलावा उसकी इंटरनल फिजियोलॉजी पर डिपेंड्स करता है, इट्स इंटरनल फिजियोलॉजी। और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, एंड सेवरल अदर फैक्टर्स जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं, एंड सेवरल अदर फैक्टर्स। ये सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती है रिप्रोडक्शन के लिए, कि उसका हैबिटाट कैसा है, उसकी फिजियोलॉजी कैसी है, और अदर फैक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो इतनी हम बात करने वाले थे। अब बात करते हैं हम लोग एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। हम इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बात करते हैं हम किसकी, रिप्रोडक्शन की। यहाँ हम रिप्रोडक्शन जो है एक पढ़ने वाले हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो एक चीज़ याद रखनी है आप लोगों को, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है। उसके अंदर गैमीट का फॉर्मेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो बस ये पॉइंट याद रखना है आप लोगों को कि एसेक्सुअल की जब हम बात करेंगे तो यहाँ सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट की बात करेंगे, इन्वॉल्व सिंगल पेरेंट्स। और जब हम इसकी बात करेंगे तो इसमें ये याद रखना है कि जो एनसीईआरटी में दिया गया है, विद और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट, विद और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। बच्चों गैमीट का फॉर्मेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये एसेक्सुअल की बात है। जबकि क्या होता है सेक्सुअल में, क्या होता है बच्चों, यहाँ 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ तो सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व है, एक ही पेरेंट्स होगा। यहाँ 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, इन्वॉल्व 2 पेरेंट्स। और दोनों पेरेंट्स कैसे होंगे, अपोजिट सेक्स।
कहने का मतलब एक मेल और दूसरा फीमेल। यहाँ जो इंपॉर्टेंट बात है ये याद रखनी है कि यहाँ गैमेट का फॉर्मेशन होगा और फॉर्मेशन होने के बाद फ्यूज़न होगा। अगर फ्यूज़न ऑफ गैमेट की बात की तो कौन से रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग? सेक्सुअल की। फ्यूज़न ऑफ गैमेट आप लोगों को याद रखना है। अब थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ते हैं सेक्सुअल को, यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं आगे का प्रोसेस। इसके अंदर हम बात करेंगे क्लोन की बच्चों। किसकी बात करेंगे हम लोग? क्लोन की। देखो जो सेक्सुअल की ऑफ स्प्रिंग होती है वो एग्जैक्ट अपने पेरेंट्स जैसी होती है। जैसे पेरेंट्स होते हैं वैसी ऑफ स्प्रिंग होती है, कोई बदलाव नहीं होता है। ना तो जेनेटिकली कोई बदलाव होता है और ना ही मॉर्फोलॉजिकली। ना तो हम बाहर से देखकर बता सकते हैं कि अलग अलग है और ना ही अंदर से। तो हम इसकी डेफिनेशन क्या करेंगे क्लोन की? इसमें हम कहेंगे कि मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो अगर मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर बोला जाए तो आप लोगों को क्लोन आंसर करना है, जो कि एसेक्सुअल के अंदर आता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बच्चों, वो कॉमन किसके अंदर देखने को मिलता है? वो आपको देखने को मिलेगा सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म के अंदर। ये कॉमनली किसके अंदर पाया जाता है? कॉमनली किसके अंदर पाया जाता है? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। जो एक सेल के बने होते हैं उन्हीं के अंदर जनरली आप लोगों को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो सिंपल ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं, प्लांट हो चाहे एनिमल्स, तो लोअर प्लांट्स और लोअर एनिमल्स की, लाइक हम एल्गी की बात कर सकते हैं लोअर प्लांट्स में, या लोअर एनिमल्स में जो लोअर इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उनकी हम बात कर सकते हैं। तो उनके अंदर आप लोगों को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिल जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सिंपल प्लांट्स एंड एनिमल्स। सिंपल प्लांट्स एनिमल्स लिखने का मतलब है जो सिंपल ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं, प्लांट्स या एनिमल्स, जो लोअर प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं। इसके अलावा अगर हम प्रोटिस्टा और मोनेरा की बात करते हैं, इन प्रोटिस्टा एंड मोनेरा, जो मोनेरा और प्रोटिस्टा के मेंबर होते हैं, इनके अंदर क्या होता है बच्चों? सेल डिवीजन ही रिप्रोडक्शन का मेथड होता है। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है। इसमें क्या होता है? सेल डिवाइड करती है। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना। सेल डिवीजन में भी क्या होता है भाई? एक सेल है, एक सेल से दो सेल बनी, क्या हुआ? नंबर बढ़े। तो इनके अंदर सेल डिवीजन होता है और सेल डिवीजन ही मेथड माना जाता है रिप्रोडक्शन का। यही क्या होता है? मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। यही रिप्रोडक्शन का मेथड होता है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके अंदर बाइनरी फिजन की। किसकी बात करेंगे हम? बाइनरी फिजन। नाम से पता चल रहा होगा, फिजन मीन्स टूटना और बाइनरी मतलब दो। यहाँ क्या होता है? ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है बाइनरी फिजन। ये याद रखना है आप लोगों को। किसके अंदर मिलता है? अमीबा एंड पैरामीशियम के अंदर देखने को मिलेगा। अमीबा और पैरामीशियम के अंदर जो फिजन होता है वो कौन सा होता है? बाइनरी फिजन। आगे हम मल्टीपल फिजन भी पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा। इसके बाद अगर हम ईस्ट की बात करते हैं बच्चों, अगर हम बात करते हैं ईस्ट की, तो ईस्ट में क्या होता है? ईस्ट में अनइक्वल डिवीजन होता है। ईस्ट में कैसा डिवीजन होता है? अनइक्वल डिवीजन होता है। ईस्ट में क्या होता है? मान लो ये पेरेंट्स था और इसके ऊपर एक छोटी सी बर्ड्स होती है। देखो ये बड़ा है और ये छोटा पार्ट है, तो ये छोटा पार्ट टूट कर अलग हो जाता है। इनिशियली अटैच होता है पेरेंट्स से, उसके बाद ये डिटैच हो जाता है, अलग हो जाता है, और फिर इससे नया ईस्ट तैयार हो जाता है। तो इनके अंदर जो होता है वो अनइक्वल डिवीजन होता है ईस्ट के अंदर। यहाँ तक लिख लो फटाफट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों, दो तीन प्रोसेस पढ़ेंगे हम यहाँ। एक तो हम पढ़ेंगे एनसिस्टेशन। क्या पढ़ेंगे? एनसिस्टेशन। एक पढ़ेंगे हम स्पोरुलेशन, और एक पढ़ेंगे बच्चों हम लोग फ्रेगमेंटेशन। ये बाद में ऐड हुए थे एनसीईआरटी के अंदर। तो एनसिस्टेशन, स्पोरुलेशन एंड फ्रेगमेंटेशन। अगर हम बात करते हैं एनसिस्टेशन की, देखो इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ? एनसिस्टेशन के अंदर आप लोगों को याद रखना है अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन ये याद रखना है आप लोगों को। अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है? अमीबा क्या करता है बच्चों? अमीबा विड्रॉ कर लेगा। अमीबा क्या कर लेगा? विड्रॉ कर लेगा अपने स्यूडोपोडिया को। स्यूडोपोडिया के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत। स्यूडोपोडिया को, जो अमीबा के बाद स्यूडोपोडिया होते हैं, उन्हें वो विड्रॉ कर लेता है। इसके बाद होता क्या है? विड्रॉ करने के बाद और ये सिक्रीट करता है, एंड सिक्रीट
3 लेयर्ड, क्या करेगा, सिक्रीट करेगा 3 लेयर्ड हार्ड कवरिंग, हार्ड 3 लेयर्ड हार्ड कवरिंग सिक्रीट करेगा। याद ये रखना है कि ये अनफेवरेबल कंडीशन में ही ऐसा होता है। ये 3 लेयर्ड हार्ड कवरिंग सिक्रीट करता है, या सिस्ट भी कह सकते हैं, और सिस्ट अराउंड अपने चारों तरफ। उसके बाद क्या होगा, फिर बात करेंगे हम स्पोरुलेशन की। देखो यहाँ हमने अनफेवरेबल याद रखा, यहाँ रखना है तुम लोगों को फेवरेबल कंडीशन याद। फेवरेबल कौन सी कंडीशन बच्चों, यहाँ अनफेवरेबल है एंसिस्टेशन के अंदर और स्पोरुलेशन के अंदर फेवरेबल कंडीशन। अब आप लोगों को पता है कोई भी जब अपनी फेवरेबल कंडीशन में आ जाता है तो वो अपने आप को क्या करता है, एक्टिव कर लेता है। तो अंडर फेवरेबल कंडीशन में क्या होगा, एनसिस्टेड अमीबा जिन्होंने अपने चारों तरफ लेयर बना ली थी, उसी अमीबा की हम बात कर रहे हैं। एनसिस्टेड अमीबा, एनसिस्टेड अमीबा क्या करेगा बच्चों, ये डिवाइड करेगा किसके द्वारा, मल्टीपल फिजन के द्वारा, डिवाइड बाय मल्टीपल फिजन। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, बाइनरी फिजन, वहाँ कितने में टूट रहा था वो, 2 पार्ट में। यहाँ मल्टीपल, मल्टीपल मीन्स बहुत सारे, तो यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स में क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा किसका, अमीबा का, और बहुत सारी अमीबा का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा। एंड प्रोड्यूस मैनी मोटाइल माइन्यूट अमीबा और स्यूडोपोडियोस्पोर्स। खैर लिखने की जरूरत नहीं है, मल्टीपल फिजन में आप लोगों को पता है बहुत सारे अमीबा बनेंगे या स्यूडो अमीबा गए, प्रोड्यूस मैनी अमीबा, बहुत सारे अमीबा या स्यूडोपोडियोस्पोर्स और स्यूडोपोडियो स्पोर्स होते हैं बच्चों, ठीक है। इसके अलावा जो सिस्ट होती है, सिस्ट वॉल थी हमने देखा, 3 लेयर्ड हार्ड कवरिंग थी या सिस्ट कह लो, वो जो है वो फट जाती हैं और लिबरेट हो जाते हैं सराउंडिंग में, अपने वातावरण में जो है लिबरेट हो जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें फंजाई और एल्गी की, तो इनके अंदर अभी फ्रेगमेंटेशन आगे बढ़ेंगे, रुको भी। अगर हम बात करें फंजाई एंड एल्गी की, तो जो ये रिप्रोडक्शन करते हैं बच्चों, ये करते हैं आपका जू स्पोर्स के द्वारा, बाय जू स्पोर्स। जू स्पोर्स के लिए एक चीज़ याद रखनी है आप लोगों को कि ये एक तो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, माइक्रोस्कोपिक जो माइक्रोस्कोप से देखे जाते हैं, माइक्रोस्कोपिक मोटाइल भी याद रखना है, स्ट्रक्चर्स होते हैं। दूसरा याद क्या रखना है, ये एसेक्सुअल स्पेशल एसेक्सुअल, आपने 11th में पढ़ा होगा एसेक्सुअल सेक्सुअल, ठीक है। तो यहाँ किसकी बात करें, जू स्पोर्स की। तो जू स्पोर्स क्या होता है बच्चों, इस स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होता है। क्या होता है, मोटाइल होता है, और ये कैसा होता है बच्चों, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होता है। इसके बाद हम कुछ और बात कर लेते हैं। पेनिसिलियम किसके द्वारा करता है, पेनिसिलियम किसके द्वारा करता है बच्चों, हाइड्रा के द्वारा, सॉरी कॉनिडिया के द्वारा। किसके द्वारा, पेनिसिलियम कॉनिडिया के द्वारा रिप्रोड्यूस होता है। हाइड्रा जो है बर्ड्स के द्वारा, हाइड्रा किसके द्वारा, बर्ड्स के द्वारा। इसके अलावा ऐसे आप डायग्राम के अंदर दिया हुआ है, देख लेना आप। स्पॉन्जेस की अगर हम बात करते हैं तो इनके अंदर जेम्यूल्स होते हैं, इनके द्वारा रिप्रोड्यूस होते हैं। तो ये आप लोगों को कुछ चीज़ें याद रखनी है, देख लो फिर रफ करते हैं। गर्मी 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 क्या होगा बच्चों, आगे और बात करते हैं हम लोग। अगर हम बात करते हैं इन प्लांट्स के अंदर की हम बात कर रहे हैं बच्चों, इन प्लांट्स में होता क्या है, यूनिट्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। यहाँ से क्वेश्चन भी आ चुका है, यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स कौन कौन सी होती है बच्चों, जैसे रनर, वैसे तो इसकी डिटेल भी, लेकिन हम डिटेल नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा जो एनसीईआरटी में दिया गया है वही पढ़ेंगे। रनर हो गया, राइजोम हो गया, सक्कर हो गया, ट्यूबर हो गया, ठीक है, ट्यूबर, बल्ब हो गया, ऑफसेट हो गया, बल्ब हो गया, ऑफसेट हो गया, ठीक है। ये एनसीईआरटी के अंदर दिए गए हैं और ये हम लोगों को पढ़ने।
तो ये क्या होती है, यूनिट्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स होते हैं, और इन स्ट्रक्चर्स को दीज स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्या कहा जाता है, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स कहा जाता है। बच्चों ये ऊपर जो है ना यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, प्रोपगेशन, ठीक है। तो ये यूनिट है वेजिटेटिव प्रोपगेशन की, रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, बल्ब, ऑफसेट, और इन स्ट्रक्चर्स को क्या कहा जाता है, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स कहा जाता है। अगर हम इन एनिमल्स की बात करते हैं, देखो इन एनिमल्स, तो एनिमल्स में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो एसेक्सुअल टर्म होगी वो अनएम्बिगुअसली, यानी कि स्पष्ट रूप से अगर दिखाई देगी तो यूज़ करते हैं। तो एसेक्सुअल टर्म्स की अगर हम बात करें, ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें जिन पे बच्चे ध्यान नहीं देते। एसेक्सुअल टर्म यूज्ड अनएम्बिगुअसली, इसका मतलब है स्पष्ट रूप से दिखाई देना। अगर हम प्लांट्स के अंदर बात करते हैं बच्चों, आप लोगों को पता है एसेक्सुअल की जगह हम क्या टर्म यूज़ करते हैं वहाँ, वेजिटेटिव। प्लांट्स में किसकी बात करते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो फ्रिक्वेंटली यूज़ किया जाता है, लगातार यूज़ किया जाता है प्लांट्स के अंदर। इसके बाद हम बात करते हैं, हमने एंसिस्टेशन पढ़ा, स्पोरुलेशन पढ़ा, बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन की। फ्रेगमेंटेशन नाम से ही पता चल रहा होगा बच्चों, फ्रेगमेंट में टूटना। कोई भी बॉडी बहुत सारे फ्रेगमेंट में टूट जाए, छोटे छोटे अलग अलग पीस में टूट जाए, उसे फ्रेगमेंटेशन कहा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है बच्चों, बॉडी ब्रेक्स इनटू डिस्टिंक्ट पीसेस, डिस्टिंक्ट पीसेस, या हम क्या कह सकते हैं, फ्रेगमेंट कह सकते हैं। छोटे छोटे फ्रेगमेंट में टूट गई, इसी प्रोसेस को हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। आप लोगों को इसका एग्जांपल याद रखना है, हाइड्रा। देखो हाइड्रा के अंदर बर्डिंग और फ्रेगमेंटेशन दोनों होता है, याद रखना है आप लोगों को। इसके बाद हम बात करते हैं वाटर हाइसिंथ की, ऊपर लिखते हैं, पहले लिख लो। वाटर हाइसिंथ की बात करते हैं। वाटर हाइसिंथ, देखो बच्चों वाटर हाइसिंथ क्या होता है, वाटर हाइसिंथ एक एक्वेटिक प्लांट होता है, पानी में रहने वाला प्लांट्स होता है। अब पानी में रहेगा तो क्या होगा इसके, अच्छा एक चीज़ और है, इसे टेरर ऑफ बंगाल कहा जाता है, बंगाल का आतंक कहा जाता है, टेरर ऑफ बंगाल कहा जाता है। ये क्या करता है बच्चों, पानी के अंदर जो ऑक्सीजन होती है उसे खींच लेता है। अब जब पानी के अंदर से ऑक्सीजन आ जाएगी तो क्या होगा, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होंगे लाइक फिशेज वगैरह होंगी, भाई सभी को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए जीने के लिए, तो उनकी डेथ हो जाएगी। तो ये क्या करते हैं बच्चों, ड्रेन ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, वाटर से क्या कर लेगा, ऑक्सीजन खींच लेगा, और जिससे डेथ ऑफ फिशेस की डेथ हो जाएगी। और ये बहुत तेज़ी के साथ ग्रो किसमें करता है, रुके हुए पानी में, ग्रो इन स्टैंडिंग वाटर। ये कुछ बातें हैं जो हम लोगों को याद रखनी है। टेरर ऑफ बंगाल, एक्वेटिक प्लांट, ग्रो करता है रुके हुए पानी में, ऑक्सीजन खींच लेगा, मछलियाँ मर जाएगी। अच्छा एक चीज़ और बता दूँ, वाटर हाइसिंथ इंडिया का प्लांट नहीं है, ये बाहर से लाया गया है, और जो बाहर से लाया जाता है उसे एक्सोटिक स्पीसीज कहते हैं। ये हम इकोलॉजी के अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अभी तो ये लिखेंगे यहाँ पे कि इसे लाया क्यों गया था, इसकी ब्यूटीफुल फ्लावर और जो लीव्स की शेप है उनकी वजह से। तो इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ड्यू टू beautiful flowers and shape of leaves, ठीक है। लीव्स की शेप अच्छी होने की और फ्लावर के अच्छे होने की वजह से इंडिया के अंदर लाया गया। इसके बाद हम बात करते हैं, अच्छा एक चीज़ और है इसके लिए, ये कौन सा रिप्रोडक्शन करता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन शो करता है, या वेजिटेटिव प्रोपगेशन कह सकते हैं, ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन इसके अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा क्या होता है बच्चों, जैसे हम बात करते हैं बर्ड्स होती है प्लांट के ऊपर, वहाँ से नया प्लांट्स निकल जाता है। जैसे हम आलू के अंदर देखते हैं, पोटैटो के अंदर, उनके पास उनके ऊपर क्या होती है, आइज़ होती है, बर्ड्स होती है जिन्हें आइज़ कहते हैं, वहाँ से नया प्लांट्स निकल जाता है। या बनाना और जिंजर के अंदर हम देखते हैं राइजोम से, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है राइजोम वाला। तो राइजोम की अगर हम बात करें, बनाना याद रखना है आप लोगों को, एंड जिंजर, शायद बनाना से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जिंजर से। और आप लोगों को पोटैटो के लिए याद रखना है, जब क्वेश्चन लगाओगे इसके प्रीवियस ईयर के तो आपका क्लियर हो जाएगा। पोटैटो के लिए आइस
यानी कि बर्ड्स की हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये याद रखना है, जो कुछ नोट्स होती हैं जो प्रेजेंट होती है मॉडिफाइड स्टेम पर, ये हम मॉर्फोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं 11th में, खैर यहाँ नहीं पढ़ेंगे। अब ऐसे एक प्लांट्स होता है ब्रायोफाइलम का, एनसीईआरटी के अंदर इसका डायग्राम दिया गया है, ब्रायोफिलम या फाइलम जो भी है। ब्रायोफिलम जो है ये क्या करता है बच्चों, इसके अंदर एडवेंटिशियस बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं। कौन सी बर्ड्स होती हैं? एडवेंटिशियस बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं। होता क्या है बच्चों, इसके इस पत्ती के पास जो ये पत्ती होती है, जो लीव्स होती है, इसके अंदर किनारे जो होते हैं वो लगभग कटे हुए होते हैं थोड़े थोड़े से, और वहीं से नया प्लांट्स उगता है, नया प्लांट्स वहीं से बनता है। तो एडवेंटिशियस बर्ड्स अराइज फ्रॉम नोचेस प्रेजेंट एट मार्जिन ऑफ लीव्स। देखो, इसके अलावा आप लोगों को एनसीईआरटी में कुछ नहीं पढ़ना है, जितना यहाँ बोर्ड पे लिखा जाएगा सिर्फ वही याद करना है। इसके अलावा एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ोगे तब भी काम चल जाएगा, सिर्फ एनसीईआरटी के डायग्राम देखने हैं, और वो भी आप लोग मुझे फॉलो कर लेना नीट प्रेप के नाम से, ठीक है, इंस्टा पे फॉलो कर लेना। उस पेज पर आपको सारे डायग्राम मिल जाएंगे एनसीईआरटी के, 11th के भी और 12th के भी अभी स्टार्ट किए डालने, और वहाँ एक लोगो मिलेगा आपको डॉक्टर रज़ा इंस्टीट्यूट के नाम से, यहाँ पर मुझे फॉलो कर लेना। और एनसीईआरटी के डायग्राम भी आप लोगों को अलग से नहीं पढ़ने पड़ेंगे, सब डायग्राम आपको वहाँ पर मिलेंगे। तो यहाँ एडवेंटिशियस बर्ड्स अराइज फ्रॉम नोचेस प्रेजेंट एट मार्जिन ऑफ लीव्स। इसके बाद इसका जो इसे जो उगाया जाता है वो कमर्शियल प्रोपगेशन के लिए उगाया जाता है, पैसा कमाने के लिए, है ना। लिख लो फटाफट, आगे चलते हैं। फिर हम लोगों के पास टाइम बहुत कम है, लगभग आज से जो है अगर हम काउंट करते हैं तो 40-41 दिन बचते हैं। कोशिश करेंगे हम एक चैप्टर डेली डालने की, जितना भी होगा मैक्सिमम आप लोगों का कवर करा देंगे। इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों गर्मी। ठीक है, इसके बाद अगर हम हायर प्लांट्स की बात करते हैं बच्चों, किसकी बात करते हैं? हायर प्लांट्स की हम बात करते हैं। तो हायर प्लांट्स में आप लोगों को एसेक्सुअल मीन्स वेजिटेटिव एज वेल एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों देखने को मिलते हैं, जबकि मोस्ट ऑफ एनिमल्स की बात कर रहे हैं हम लोग, मोस्ट ऑफ एनिमल्स के अंदर आप लोगों को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। मोस्ट ऑफ एनिमल्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। हमने सेक्सुअल की बात कर ली, हम थोड़ा सा सेक्सुअल की बात करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। हमने अभी पढ़ा कि यहाँ पर क्या होता है, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, अपोजिट सेक्स के, एक मेल होगा दूसरा फीमेल होगा। यहाँ गैमेट का फॉर्मेशन होगा, फिर उनका फ्यूजन होगा, फिर जाइगोट बनेगा, देन एम्ब्रियो बनेगा। ठीक है, ये सारे प्रोसेस पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ क्या होगा, अच्छा जो गैमेट बनते हैं बच्चों वो एक ही बॉडी के अंदर भी बन सकते हैं और अलग अलग बॉडी के अंदर भी बन सकते हैं। जैसे हम अभी आगे पढ़ेंगे बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल के बारे में। जैसे हम लोग अपनी बात करते हैं ह्यूमन की, तो यूनिसेक्सुअल होते हैं, मेल अलग होता है और फीमेल अलग होता है। तो इसी तरीके से यहाँ हम बात करेंगे इसके अंदर कि यहाँ क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। अब जब गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो फ्यूजन भी होगा, जाहिर सी बात है। अच्छा ये क्या हो सकता है, अभी बताया मैंने आप लोगों को, आइदर बाय सेम इंडिविजुअल एक के अंदर भी हो सकता है, और बाय डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ अपोजिट, अरे बोलो यार, अपोजिट सेक्स। ठीक है, यहाँ क्या होगा, मान लीजिए ये हमारा मेल गैमेट है, ये हमारा फीमेल गैमेट है, दोनों मिले, फ्यूज़न हुआ, इसे फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। इसके बाद क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद न्यू ऑर्गेनिज्म तैयार। इस तरीके से ये प्रोसेस होता है। फ्यूजन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, फिर जाइगोट बनता है, फिर नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। अच्छा एक चीज़ और है, ये क्वेश्चन आ चुका है आपका नीट के अंदर, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इस सेक्सुअल के मुकाबले इलेबोरेट, कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस होता है। ह्यूमन के अंदर ही देख लो कितना स्लो प्रोसेस होता है, लगभग 9 महीने लग जाते हैं, और कॉम्प्लेक्स भी होता है, इलेबोरेट भी होता है एज कम्पेयर्ड टू
एज कंपेयर्ड टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल के कंपैरिजन में ये एलेबोरेट, कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस होता है बच्चों। इसके अलावा हम कुछ बात करने वाले हैं ग्रोथ फेज की, जुवेनाइल फेज एंड वेजिटेटिव फेज। वेजिटेटिव फेज देखो दोनों ही ग्रोथ फेज होती है, दोनों के अंदर ही क्या होता है, ग्रोथ होती है, पीरियड ऑफ ग्रोथ। बस फर्क इतना है बच्चों कि जो वेजिटेटिव फेज है ये प्लांट के अंदर कहलाती है और ये एनिमल के अंदर। ये प्लांट के अंदर और ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्रोपगेशन पढ़ा हमने, प्लांट्स में पढ़ा तो रटने की जरूरत नहीं है। प्लांट के अंदर ही वेजिटेटिव फेज होती है जो कि ग्रोथ फेज होती है, जुवेनाइल फेज एनिमल्स के अंदर होती है जो कि ग्रोथ फेज होती है। इसके बाद देखो ये लिखने की बात नहीं है भाई, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग ड्यूरेशन की होगी। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर चाहे हम ग्रोथ फेज की बात करें चाहे हम रिप्रोडक्टिव फेज की बात करें, सारी फेज कैसी होती हैं, डिफरेंट ड्यूरेशन की होती है। ये पॉइंट लिखना नहीं है आप लोगों को। एनसीईआरटी ने कहा कि वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। इसके बाद भाई ग्रोथ होगी, बच्चे का जन्म हुआ, धीरे धीरे ग्रोथ हो गई। ग्रोथ होने के बाद कौन सी फेज आती है बच्चों, रिप्रोडक्टिव फेज। कौन सी फेज आती है, रिप्रोडक्टिव फेज। चलो जब बच्चों की शादी कर दो, रिप्रोडक्टिव फेज में क्या होगा, ये फेज क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। यानी कि जो रिप्रोडक्टिव फेज की शुरुआत होती है, बिगनिंग जो होती है वो इस फेज के खत्म होने पर होती है। स्टार्टिंग जो इसकी होगी एंड ऑफ ग्रोथ फेज कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं जुवेनाइल या वेजिटेटिव। इसका अंत होगा, इसका एंड होगा, तो कौन सी फेज स्टार्ट हो जाएगी, रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ तक लिख लो बच्चों, रफ कर देते हैं फिर से, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो रिप्रोडक्टिव फेज आसानी से आप लोगों को प्लांट के अंदर देखने को मिल जाएगी, कब, जब फ्लावर आते हैं। जब क्या होता है, फ्लावर आते हैं, तभी आपको आसानी से देखने को मिल जाती है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों एनुअल, बाइनियल, पेरेनियल प्लांट्स की। एनुअल एंड बाइनियल और पेरेनियल, जो एनसीईआरटी में हम वही लिखने वाले हैं बस। तो एनुअल बाइनियल के अंदर जो ये फेज़ होती हैं, जैसे वेजिटेटिव फेज़ हो गई, रिप्रोडक्टिव फेज़ हो गई, और इसके बाद की कौन सी जाएगी, फेज़ आएगी लास्ट वाली, बुढ़ापे की अवस्था, सेनेटेसेंट फेज़। ये सारी इसके अंदर आसानी से देखने को मिल जाती हैं, जबकि इसके अंदर बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। तो शो क्लियर कट, क्लियर कट देखने को मिलेगी कौन कौन सी, वेजिटेटिव, वेजिटेटिव के अलावा बच्चों रिप्रोडक्टिव, वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव एंड सेनेसेंट, जो कि बुढ़ापे की फेज़ होती है। देखो सेनेसेंट फेज़ बोलते हैं प्लांट के अंदर बच्चों, और ओल्ड एज बोलते हैं एनिमल्स के अंदर, जबकि इसके अंदर ये तीनों फेज़ देखना बहुत ही क्या होता है बच्चों, डिफ़िकल्ट होता है पेरेनियल प्लांट्स के अंदर। जो एनुअल और बाइनियल स्पीसीज होती है प्लांट्स की, उनके अंदर ये आसानी से देखी जा सकती है, क्लियर कट देखी जा सकती है, और पेरेनियल के अंदर ये बहुत ही डिफ़िकल्ट मामला होता है। इसके अलावा कुछ प्लांट्स जो हैं अनयूजुअल फ्लावरिंग फेनोमेना शो करते हैं, अनयूजुअल फ्लावरिंग फेनोमेना शो करते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा बैम्बू, क्या पढ़ा होगा, बांस, बैम्बू के बारे में पढ़ा होगा बच्चों आपने। ये क्या करते हैं 50 से 100 सालों के बीच क्या करता है, अपनी पूरी लाइफ में एक ही बार ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करता है, फ्रूट्स एक ही बार आते हैं पूरी लाइफ में, ठीक है, और उसके बाद इसका मामला ख़त्म। और कितना टाइम ले लेता है, 50 से 100 साल, 50 से 100 साल लग जाते हैं, 50 to 100 ईयर्स लग जाते हैं। फ्लावर्स ओनली एक ही बार आते हैं, फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ, एक ही बार फ्लावर आते हैं 50 से 100 सालों के बीच में, और लार्ज नंबर में क्या करते हैं, फ्रूट्स प्रोड्यूस करते हैं, और उसके बाद इनका मामला ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा एक आपने और पढ़ा होगा स्ट्रोबिलेंथस, पढ़ा है ना बच्चों, कुंथियाना, कुंथियाना जिसे नीला कुरेंजी भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ तो क्या होता है 50 से 100 साल लग जाते हैं, यहाँ लगते हैं 12 साल। कितने लगते हैं, 12 साल। इस प्लांट के ऊपर 12 सालों में एक बार फ्लावर आते हैं। देखो अनयूजुअल फेनोमेना हुआ ना, यहाँ 12 साल, यहाँ 50 से 100 साल। वैसे जनरली हम देखते हैं हर साल आते हैं, ठीक है, किसी में 2 साल में आ जाते हैं। तो यहाँ क्या होता है बच्चों,
इसे नीला कुरिंजी भी कहा जाता है। 12 साल लग जाते हैं। यहाँ फ्लावर्स देखने को कब मिले थे? फ्लावर्स ड्यूरिंग सितंबर, जब आपका एग्ज़ाम है सितंबर में, ठीक है, ऐसे याद कर लेना। अक्टूबर 2006 जो एनसीईआरटी के अंदर डेटा है उसी की बात करें हम, सितंबर अक्टूबर 2006 में। इसकी वजह से क्या हुआ, ये कहाँ, हिली एरियाज़ में, हिली एरियाज़ में देखने को मिला, केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारे टूरिस्ट अट्रैक्ट हुए, बहुत सारे टूरिस्ट देखने गए, ठीक है। तो इतना याद रखना है आप लोगों को इसके बारे में। इसके बाद हम आगे की बात करते हैं। यहाँ तक लिखो फटाफट। रिवीजन करना है आप लोगों को फटाफट स्टार्ट, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं ऑस्ट्रस साइकिल की, सभी को पता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल की, सभी को पता है। सीजनल ब्रीडर्स की, ब्रीडर्स, और होते हैं बच्चों कॉन्टीन्यूअस ब्रीडर्स होते हैं। इसके अलावा हम देखो क्या होता है, ऑस्ट्रस साइकिल किसके अंदर देखने को मिलती है? नॉन प्राइमेट्स, जैसे काऊ, डॉग, ठीक है, डियर, टाइगर, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल किसके अंदर? प्राइमेट्स के अंदर देखने को मिलती है। प्राइमेट्स जैसे मंकी, एप्स, ठीक है, और जैसे ह्यूमंस को ना भूलो भी, ठीक है। सीजनल ब्रीडर्स, देखो नाम से पता चलेगा बच्चों, सीजनल ब्रीडर्स जो डिपेंड करते हैं सीजन पर, रिप्रोडक्शन के लिए किस पर डिपेंड करते हैं? सीजन पर, और जो डिपेंड नहीं करते हैं उन्हें कॉन्टिन्यूस ब्रीडर्स कहा जाता है। तो इसमें तो कुछ लिखना नहीं है, ये लिखना चाहो तो डिपेंड ऑन सीजन, और ये डज नॉट डिपेंड, ठीक है, डज नॉट डिपेंड, ये डिपेंड नहीं करता है। इसके अलावा सेनेसेंट की हम बात करते हैं, सेनेसेंट या ओल्ड एज। भाई सेनेसेंट ओल्ड एज कब आएगी? जैसे सेकंड फेज रिप्रोडक्टिव कभी स्टार्ट हुई? जब पहली खत्म हो गई, जब दूसरी खत्म हो जाएगी तो ये आ जाएगी एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज। इसके बाद क्या होगा? ओल्ड एज आने के बाद फाइनली क्या हो जाएगा बच्चों? डेथ हो जाएगी और कहानी खत्म। देखो इसमें क्या होते हैं, ओल्ड एज में कॉन्कॉमिटेंट चेंजेस होते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बुढ़ापे के अंदर जो मेटाबॉलिज्म होता है वो स्लो हो जाता है, स्लोविंग मेटाबॉलिज्म वगैरह क्या हो जाता है? स्लो हो जाता है बुढ़ापे में, हम देखते भी हैं जनरली। इसके अलावा बच्चों हम बात करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स की, तो उसके लिए हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होते हैं 3 फेज़ के लिए। 3 फेज़ कौन कौन सी होती हैं अभी हम पढ़ने वाले हैं, इसे लिख लो फटाफट, थोड़ा सा आगे चलते हैं, है ना। तो ऑस्ट्रोसाइकिल नॉन प्राइमेट्स, मेंस्ट्रुअल प्राइमेट्स के अंदर सीजनल ब्रीडर्स जो सीजन पर डिपेंड करते हैं, कॉन्टिन्यूअस जो डिपेंड नहीं करते हैं। सेनेसेंट बुढ़ापे की अवस्था हो गई, इसके अंदर मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। जो साउंड सही से, इसलिए मैंने फ़ैन वगैरह ऑफ किया हुआ है और मुझे बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है, अब क्या ही करें। देखो क्या होता है बच्चों इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ क्या होता है, हम अब देखते भी अपने आप को, तो हार्मोन जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हार्मोन क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? ट्रांजिशन फॉर 3 फेजेस, फॉर ट्रांजिशन फॉर 3 फेजेस। अभी पढ़ने वाले 3 फेजेस क्या होते हैं बच्चों? जो हार्मोन्स है उनका इंट्रैक्शन होगा एनवायरनमेंट के साथ, और एनवायरनमेंट के साथ होने के बाद किस चीज़ को रेगुलेट करेगा? रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को, और उससे जो जुड़े हुए बिहेवियरल एक्सप्रेशंस होते हैं उसे शो करता है। लिख लेते हैं चलो इस पॉइंट को, इंट्रैक्शन बिटवीन किस के बीच में? हार्मोन्स एंड क्या? एनवायरमेंटल फैक्टर्स लाइक जैसे टेम्परेचर वगैरह हो गया, ठीक है। तो इनके बीच में क्या होता है बच्चों? इंट्रैक्शन होता है। ये रेगुलेट करते हैं किसे रेगुलेट करते हैं? रिप्रोडक्शन प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं, और इससे जो जुड़े हुए होते हैं एंड एसोसिएटेड
बिहेवियरल एक्सप्रेशंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, इनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा अभी हम 3 इवेंट्स की बात कर रहे थे, 3 फेजेस की बात कर रहे थे। इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन कौन सी होती है बच्चों? 3 फेज होती है, 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस। पहली होती है प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरी होती है बच्चों फर्टिलाइजेशन, और तीसरी होती है बच्चों, भाई प्री हो गई, फर्टिलाइजेशन हो गई, बाद में क्या आता है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ये फर्टिलाइजेशन से पहले की अवस्था, ये फर्टिलाइजेशन की, और ये बाद की। प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? प्री फर्टिलाइजेशन में गैमीट के फ्यूजन होने से पहले पहले जितनी भी घटनाएं होती है वो सारी किसमें आ जाती हैं? प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर। जैसे इसके अंदर क्या आता है बच्चों? एक तो गैमीट बनेंगे, गैमीटोजेनेसिस, गैमीट के बनने को गैमीटोजेनेसिस कहा जाता है। दूसरा क्या होगा? जब गैमीट बन गए तो वो ट्रांसफ़र भी होंगे कहीं ना कहीं, गैमीट ट्रांसफ़र। तो ये दोनों की दोनों, गैमीटोजेनेसिस और गैमीट ट्रांसफ़र किसके अंदर आते हैं? प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर आते हैं। यहाँ इनका फ्यूज़न हो जाएगा और यहाँ फाइनली रिजल्ट मिल जाएगा इसका। तो इसके अंदर अगर हम बात करते हैं गैमीटोजेनेसिस की, तो गैमीटोजेनेसिस में क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, अभी बताया मैंने, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। अच्छा, एक चीज़ और याद रखनी है बच्चों आप लोगों को कि गैमीट हमेशा कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं, याद रखना है। चाहे तो वो उस पेरेंट बॉडी से प्रोड्यूस हुए हों जो हैप्लॉइड थी, और चाहे उससे जो डिप्लॉइड थी। जैसे हमारी बॉडी कैसी होती है, हम कैसे होते हैं? डिप्लॉइड, 2 N होते हैं, है ना, और N। गैमीट कैसे होते हैं? हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, याद रखना है। गैमीट हमेशा ही हैप्लॉइड होते हैं। अच्छा, यहाँ गैमीट 2 तरह के होते हैं, एक तो नीचे दिखेगा, नहीं दिखेगा, चलो इसे रफ कर दे रहा हूँ मैं। क्या होगा बच्चों? एक तो होते हैं आइसोगैमीट्स, या इन्हें होमोगैमीट्स भी कहा जाता है, जिन्हें हम बाहर से देखकर नहीं बता सकते हैं कि कौन मेल है और कौन फीमेल है। उन्हें आइसोगैमीट या होमोगैमीट कहा जाता है। मान लो भाई इसमें मुझे आप लोग क्या बता दोगे? कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है? दोनों एक जैसे हैं, नहीं बता सकते। तो जिन्हें हम देखकर नहीं बता सकते हैं कि कौन मेल है और कौन फीमेल है, उन्हें आइसोगैमीट या होमोगैमीट कहा जाता है। हम क्या लिख सकते हैं? सिमिलर इन अपीयरेंस, जो एक जैसे दिखाई देते हैं, जिन्हें हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल, कुछ एल्गी एग्जाम्पल होते हैं इसके, सम एल्गी, ठीक है, एल्गी इसके एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा दूसरे होते हैं हेट्रोगैमीट्स। भाई अगर ये एक जैसे है तो दूसरे क्या होंगे? हेट्रो मीन्स क्या होता है? अलग अलग, हेट्रोगैमीट्स। डिफरेंट टाइप के गैमीट्स होंगे। 2 मॉर्फोलॉजिकल डिस्टिंक्ट, 2 मॉर्फोलॉजिकल डिस्टिंक्ट, ठीक है। मनोरंजन बाद में करेंगे, अभी पढ़ाई का टाइम है, ठीक है, मनोरंजन का टाइम नहीं है, बाद में देखते हैं मनोरंजन का क्या होता है, अभी पढ़ाई करो बस। 2 मॉर्फोलॉजिकल डिस्टिंक्ट जो गैमीट होते हैं उन्हें हेट्रोगैमीट्स कहा जाता है। ये 2 तरह के मेल एंड फीमेल होते हैं। देखो, जैसे मेल गैमीट को अपनी अगर हम बात करते हैं तो स्पर्म कहा जाता है, और आगे बढ़ेंगे हम एंथेरोजोइड्स, एंथेरोजोइड्स कहा जाता है। और अगर हम फीमेल गैमीट की बात करते हैं बच्चों तो एग या ओवम कहा जाता है, ठीक है बच्चों। तो क्या करते हैं बच्चों, आज इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है। बहुत जल्द इसका जो सेकंड वीडियो होगी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म की आप लोगों तक पहुंच जाएगी। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। अच्छा लगे तो करें, अच्छा ना लगे तो ना करें। अगर आप लोगों को मेरे पढ़ाए हुए टॉपिक से थोड़ा भी फ़ायदा मिलता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।